दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्राइम की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे दोस्त की है जिसने अपने दोस्त की बीवी के साथ संबंध बनाए और अपने दोस्त से ही बेईमानी की, धोखा किया और नतीजा अपराध। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोगी से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। कहानी शुरू करते हैं। दौलत व शोहरत की दौड़ में दबंगता के साथ आगे बढ़ते रहे मिक्की बख्शी को अपने अतीत पर ज्यादा रमरज नहीं था। यह जरूर था कि वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे उसे फिर से जेल जाना पड़े। अपराध के क्षेत्र के जाने माने चेहरे अब भी उसके नाम से खौफ खाते थे। वह रसूखदार लोगों की महफिलों में शिरकत करने लगा था। उसने साफ सुथरी जिंदगी का नया सफर शुरू करने का संकल्प ले लिया था। अब वह पढ़ी लिखी बीवी व एकलौते बेटे को कामयाबी के शिखर पर देखना चाहता था। उसने बीवी के नाम न केवल घर कारोबार कर दिया था, बल्कि नई चमचमाती कार की चाबी भी सौंप दी थी। जिस बीवी के लिए उसने इतना सब कुछ किया, वही उसके जिगरी दोस्त ऋषि खोसला के साथ मिलकर उसके सीने में छुरा घोंपेगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। नागपुर ही नहीं, मध्य भारत में कूलर कारोबार में खोसला कूलर से एक बड़ा नाम है। जाने माने कूलर ब्रांड के संचालक ऋषि खोसला का भी अपना अलग ठाठ रहा है। हैंडसम, स्टाइलिश पर्सनैलिटी के तौर पर वह यार दोस्तों की महफिलों की शान हुआ करता था। कई छोटी मोटी फिल्मों में भी वे एक दांव आजमा चुका था। इन दिनों जमीन कारोबार में मंदी का दौर सा चल रहा है, लेकिन ऋषि मंदी के दौर में भी जमीन कारोबार में अच्छा कमा रहा था। लोग उसे बातों का धनी भी कहते थे। वह अपना कारोबार बढ़ाने की कला अच्छी तरह जानता था। 47 वर्षीय ऋषि नागपुर के जिस बैरामजी टाउन परिसर में रहता था, उसे करोड़पतियों की बस्ती भी कहा जाता है। उस बस्ती में लग्जीरियस लाइफस्टाइल के शख्स रहते थे। ऋषि का छोटा सा परिवार था। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा व एक बेटी थे। 18 वर्षीय बेटा विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जो छुट्टी मनाने घर आया हुआ था। 20 अगस्त 2019 की रात करीब 9 बजे की बात है। ऋषि का भाई मनीष और बेटा शिरडी में साईं बाबा के दर्शन कर घर लौट रहे थे। ऋषि अपने कारोबार के जरूरी काम निपटा कर समय से पहले ही घर पहुंच गया था। घर पर उसने बेटे व भाई से मुलाकात की। भूख लगी थी सो पत्नी को खाना लगाने को कहा। इसी बीच ऋषि खोसला के पास मधु का फोन आया। मधु उसकी खास महिला मित्र थी। वह उसके अजीज दोस्त विक्की बख्शी की पत्नी थी। कारोबार में भी मधु ऋषि की मदद लिया करती थी। मधु ने उससे कहा कि कड़बी चौक के नजदीक उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, आप तुरंत आ जाइए। तुम वहीं रहो, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूं, कहकर ऋषि बिना खाना खाए ही घर से निकल गया। मधु का घर कड़बी चौक के पास कश्मीरी गली में था। कश्मीरी गली को नागपुर की सबसे प्रमुख पंजाबियों की बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ बड़े कारोबारियों के बंगले हैं। कुछ देर में ऋषि मधु के पास पहुंच गया और मधु को घर पहुंचा आया। मधु को घर छोड़ने के बाद ऋषि अपनी कार नंबर PB 08AX0909 से घर लौटने लगा। ऋषि खोसला ने चुकाई भारी कीमत। रात के करीब 11 बजे होंगे। ऋषि किसी काम से कड़बी चौक पर खड़ा था, तभी वहां खड़ी उसकी कार में एक ऑटो रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी। ऋषि ने ऑटो चालक को फटकार लगाई तो ऑटो से उतर कर आए 3 युवक ऋषि से झगड़ा करने लगे। चौक पर वाहनों का आना जाना चल रहा था। झगड़ा होता देख वहां लोग जमा होने लगे। ऋषि की नजर ऑटो रिक्शा में बैठे एक शख्स पर गई। उसे देखकर ऋषि को यह समझने में देर नहीं लगी कि ऑटो में आए लोग संदिग्ध हैं और वे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कई दिनों से उसे हमला होने का अंदेशा था। ऋषि ने चतुराई से काम लिया। वह उन लोगों से झगड़ने के बजाय कार लेकर सीधे घर की ओर चल पड़ा। वह काफी घबराया हुआ था। बैरामजी टाउन में ऋषि के घर से कुछ देरी पर गोंडवाना चौक है। ऋषि ने अचानक कार रोकी। उसे लग रहा था कि ऑटो वाले लोग उसे खोजते हुए उसके घर भी पहुंच सकते हैं। वह अपने बचाव के लिए कहीं भाग जाना चाहता था। ऋषि कार से उतरा। भागने की फिराक में उसने मोबाइल निकालकर अपनी दोस्त मधु को जानकारी देने के लिए फोन किया। उसने मधु को बताया कि उसके घर से लौटते समय कड़बी चौक में उस पर हमला होने वाला था। वह इसके आगे कुछ कहता, इससे पहले ही ऑटो और बाइक पर आए लोगों ने ऋषि पर हमला कर दिया। फरसे के पहले ही वार में ऋषि की चीख निकल गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर 10 फीट दूर जाकर गिरा। इसके बाद भी उन लोगों ने ऋषि पर कई वार किए।
अपना काम करके हमलावर ऑटो रिक्शा से फरार हो गए। एक हमलावर वहां से ऋषि की कार ले गया ताकि कोई कार से उसे इलाज के लिए अस्पताल न ले जा सके। उसने ऋषि की कार सदर क्षेत्र के एलबी होटल के पास ले जाकर खड़ी कर दी। हथियार भी उन्होंने वहीं आसपास डाल दिए थे। ऋषि की फोन पर मधु से बात चल रही थी, लेकिन जब अचानक बातचीत बंद हो गई तो वह घबरा गई। वह उसी समय गोंडवाना चौक पहुंच गई। उस समय वहां काफी लोग जमा थे। वहां पड़ी ऋषि की लाश को देखकर वे चीख पड़ी। इसी बीच किसी ने फोन से पुलिस को सूचना दे दी थी। सूचना पाकर सदर पुलिस थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस उपायुक्त विनीता साहू भी वहां पहुंच गई। मधु ने पुलिस को बताया कि ऋषि उसका प्रेमी था और उसकी हत्या उसके पति मिक्की बख्शी व भाई सुनील भाटिया ने की है। ऋषि को मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस लोगों से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी मधु आत्महत्या के लिए निकल पड़ी। वह फुटाला तालाब की ओर जा रही थी। पुलिस उपायुक्त विनीता साहू समझ गई कि वह कोई आत्मघाती कदम उठाने जा रही है, इसलिए उन्होंने उसे रोककर समझाया। विनीता ने मधु को आश्वस्त किया कि मिक्की व सुनील को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तब तक पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय भी वहां पहुंच गए थे। डीसीपी विनीता साहू ने उन्हें पूरी जानकारी से अवगत कराया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर उपाध्याय मिक्की की प्रवृत्ति से भली भांति अवगत थे, क्योंकि वह आपराधिक प्रवृत्ति का था। उन्होंने उसी समय थाना सदर के प्रभारी को आदेश दिया कि मिक्की को इसी समय उठवा लो। मिक्की बख्शी राजनगर में रहता था। थाना प्रभारी ने एक पुलिस टीम मिक्की के घर भेज दी। घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद थाना सदर पुलिस मधु को लेकर थाने लौट आई। मधु से कुछ जरूरी पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया। उधर पुलिस टीम मिक्की बख्शी के घर पहुंची तो वह घर पर ही मिल गया। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले आई। पुलिस ने मिक्की से ऋषि खोसला की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वह कहता रहा कि ऋषि तो उसका दोस्त था, भला वह अपने दोस्त को क्यों मारेगा। उसकी बात पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस जानती थी कि वह ढीठ किस्म का अपराधी है, इसलिए पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि ऋषि खोसला की हत्या उसने अपने जानकार लोगों से कराई थी। उसकी हत्या कराने की उसने जो कहानी बताई वह काफी दिलचस्प थी। मिक्की कैसे बना दबंग रुपिंदर सिंह उर्फ मिक्की बख्शी नागपुर शहर का काफी चर्चित व्यक्ति था। करीब 2 दशक पहले शहर में प्रॉपर्टी के कारोबार में उसका सिक्का चलता था। विवादित जमीनों से कब्जा खाली कराने के लिए उसके पास अच्छे बुरे हर किस्म के लोग आते जाते थे। शुरुआत में मिक्की ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में कांस्टेबल की नौकरी की थी। उसकी तैनाती नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली के भामरागढ़ में थी। उसी दौरान निर्माण ठेकेदारों और सरकार के लोगों की फिक्सिंग का विरोध करते हुए उसने नौकरी छोड़ दी थी। बाद में नागपुर में उसने बियरिंग बेचने का व्यवसाय किया। मिक्की दबंग स्वभाव का तो था ही, जल्द ही उसके पास दबंग युवाओं की टीम तैयार हो गई। शहर ही नहीं, शहर के आसपास भी उसका नाम चर्चाओं में आ गया। वह कारोबारियों का मददगार होने का दावा करता था, लेकिन उसकी पहचान वसूलीबाज अपराधी की भी बनने लगी थी। बाद में मिक्की ने यूथ फोर्स नाम का संगठन तैयार किया। यूथ फोर्स के माध्यम से उसने युवाओं की टीम का विस्तार किया गया। उसके संगठन में 52 युवाओं की संख्या बढ़ने लगी। यही नहीं, यूथ फोर्स के नाम पर मिक्की ने युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू कर दिया। बाद में उसने यूथ फोर्स नाम की सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली। शहर में सबसे महंगी व अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पर यूथ फोर्स की अलग पहचान बन गई। इस एजेंसी में अब भी करीब 3000 सिक्योरिटी गार्ड हैं। 2 दशक पहले शहर में ट्रक व्यवसाय को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कई ट्रक कारोबारी बात बात पर पुलिस व आरटीओ से उलझ पड़ते थे। आरोप था कि ट्रक कारोबारियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनसे अंधाधुंध वसूली हो रही है। उस स्थिति में मिक्की ने उत्तर नागपुर के महेंद्र नगर में यूथ फोर्स संगठन का कार्यालय खोला। उसके कार्यालय में ट्रक कारोबारी फरियाद लेकर जाते थे। मिक्की ने अपने स्तर से कई मामले सुलझा दिए। दरअसल पुलिस विभाग में मिक्की के कई दुश्मन थे तो कई दोस्त भी थे। नाम चला तो पैसा भी आने लगा। मिक्की कारों के काफिले में घूमने लगा। 20 से 25 युवक उसकी निजी सुरक्षा में रहते थे। सार्वजनिक जीवन में अपना नाम बढ़ाने का प्रयास करते हुए मिक्की ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। राजनीति के क्षेत्र में भी उसने पैर जमाने की कोशिश की। लगभग सभी प्रमुख पार्टियों के बड़े नेताओं से उसके करीबी संबंध बन गए थे। उन पर वह खुले हाथों से पैसे खर्च करता था।
मिकी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समर्थक के तौर पर पहचान बना रखी थी। वह गडकरी के जन्मदिन पर एक भंडारे का आयोजन करता था। दोस्त ने ही जोड़ा था रिश्ता। सन 2002 की बात है। तब तक मिकी की पहचान सेटलमेंट कराने के एवज में बड़ी वसूली करने वाले अपराधी के तौर पर हो गई थी। एक मामले में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एसपीएस यादव ने मिकी को गिरफ्तार कराकर सड़क पर घुमाया था। उसकी आपराधिक छवि के कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। शादी की उम्र निकलने लगी थी। उसके दोस्तों ने उसके लिए इधर उधर रिश्ते की बात छेड़ी। उसके दोस्तों में ऋषि खोसला व सुनील भाटिया प्रमुख थे। तीनों ने शहर के हिस्लॉप कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई की थी। ऋषि खोसला मिक्की का दोस्त ही नहीं, बतौर कार्यकर्ता भी काम करता था। कई मामलों में वे मिक्की के लिए प्लानर की भूमिका निभाता था। हरदम साय की तरह उसके साथ लगा रहता था। ऋषि को अभिनय का भी शौक था। उसने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। हिंदी फिल्म आशा द होप में उसने मुख्य विलेन का किरदार निभाया था। उस फिल्म में अभिनेता शक्ति कपूर थे। शक्ति कपूर से ऋषि खोसला के पारिवारिक संबंध भी बन गए थे। सुनील भाटिया मिक्की व ऋषि के साथ ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन कम समय में उसने सट्टा कारोबार में बड़ी पहचान बना ली थी। यह वही सुनील भाटिया था जो आईपीएल मैच स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दिल्ली में पकड़ा गया था। तब सुनील के गिरफ्तार होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ क्रिकेटर भी जांच की चपेट में आए थे। बताते हैं कि सुनील भाटिया ने क्रिकेट सट्टा की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों की दौलत एकत्र की थी। वह आए दिन विदेश में रहता था। पिछले कुछ समय से वह स्वयं को साईं बाबा के भक्त के तौर पर स्थापित कर रहा था। उसने नागपुर में कड़बी चौक परिसर में साईं मंदिर भी बनवाया था। वहां हर गुरुवार को वह बड़ा भंडारा कराता था। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए उसने नागपुर से वातानुकूलित बस की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा रखी थी। क्रिकेट और राजनीति के अलावा भाटिया के आपराधिक क्षेत्र में भी देश दुनिया के कई बड़े लोगों से सीधे संबंध थे। मिकी के लिए रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन सामान्य संभ्रांत परिवार से कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। अपराधी के हाथ में कोई अपनी बेटी का हाथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे में ऋषि खोसला को न जाने क्या सूझी। एक दिन उसने दोस्तों की पार्टी में कह दिया कि मिक्की भाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं बात नहीं बन रही है तो हम कब काम आएंगे। शादी के लिए सुनील भाई की बहन मधु भी तो है। सुनील भाटिया की बहन मधु ने एमबीए कर रखा था। कहा गया कि वे मिक्की ही नहीं, उसके कारोबार को भी अच्छे से संभाल लेगी। बात व प्रस्ताव पर विचार हुआ। उस समय सुनील भाटिया हत्या के एक मामले में जेल में था। मधु मिक्की से उम्र में 10 साल छोटी थी। इसके बावजूद वह मिक्की से शादी के लिए राजी हो गई। लिहाजा बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हुई। कई जानी मानी हस्तियां शादी समारोह में शरीक हुई थीं। मधु का मिजाज भी दबंग किस्म का था। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने मिक्की के संगठन यूथ फोर्स के कारोबार में दखल देना शुरू कर दिया। वह सुरक्षा प्रशिक्षण एकेडमी की संचालक बन गई। मिक्की कारोबार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपनी नई दुनिया को संवारने लगा। राजनीति में भी उसका दबदबा कायम होने लगा। सन 2007 व 2012 के महानगर पालिका के चुनाव में मिक्की ने यूथ फोर्स का पैनल लड़ाया। पैनल के उम्मीदवार तो नहीं जीते, लेकिन मिक्की की पहचान उभरते नेता के तौर पर बनने लगी थी। हत्याकांड ने बदल दी जिंदगी। इस बीच एक ऐसा कांड हुआ जिसने मिक्की की जिंदगी के सुनहरे रंगों को ही छीन लिया। सन 2012 की बात है। कोराड़ी रोड पर जमीन विवाद के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता गणेश मत्ते का अपहरण कर लिया गया। बाद में उनकी हत्या कर लाश कलमना में रेलवे लाइन पर डाल दी गई। इस हत्या का सूत्रधार मिक्की ही था। मामला 2 करोड़ की वसूली का था। तब राज्य में कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। गृहमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही थे। सत्ताधारी पार्टी के नेता की हत्या के मामले को स्थानीय से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं ने चुनौती के तौर पर लिया। मिक्की बचाव का प्रयास करता रह गया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह करीब 3 साल तक जेल में रहा। जेल से छूटा तो मिक्की के लिए सारा नजारा बदल सा गया था। उसकी पत्नी मधु ने यूथ फोर्स सिक्योरिटी एजेंसी का कारोबार न केवल संभाल लिया था, बल्कि अधिकृत तौर पर उसे अपने नाम कर लिया था। मिक्की के साथ साय की तरह रहने वाले ऋषि खोसला के व्यवहार में भी बदलाव आ गया था। ऋषि उसके बजाय उसकी पत्नी मधु से ज्यादा लगाव दिखाने लगा था। जेल में रहते मिक्की की सेहत में भी काफी बदलाव आ गया था। वह सेहत सुधारने के लिए सुबह शाम सदर स्थित जिम में जाया करता था। मधु अक्सर ऋषि के साथ घर से गायब रहती थी।
कभी किसी पार्टी में तो कभी क्लबों में वे ऋषि के साथ दिखती। पहले तो मिकी को लग रहा था कि पारिवारिक संबंध होने के कारण मधु ऋषि से अधिक घुली मिली है। वैसे भी दोनों की शादी से पहले की पहचान थी, लेकिन संदेह हुआ। तो एक दिन मिक्की ने मधु पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया। मजाक में उसने कह दिया कि ऋषि से ज्यादा चिपकना ठीक नहीं है। यहाँ कौन किसका सगा है, सब ने सबको ठगा है। मिक्की की नसीहत का मधु पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन जब मिक्की और मधु के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो सब कुछ खुल कर सामने आ गया। मधु ने साफ कह दिया कि ऋषि से उसके प्रेम संबंध हैं। ऋषि से उसे वह सारी खुशी मिलती है जिनकी हर औरत को जरूरत होती है। घूम गया मिक्की का दिमाग। यह सुनते ही मिक्की का दिमाग घूम गया। मधु ने यह भी बता दिया कि जब तुम जेल में थे तब ऋषि कैसे काम आता था। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से लेकर कई मामलों में ऋषि ने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी की परवाह तक नहीं की। उस समय ऋषि ही उसका एकमात्र सहारा था। अब वह किसी भी हालत में ऋषि को खोना नहीं चाहती। मिक्की ने पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब मिक्की ने मधु के भाई सुनील भाटिया को सारी बात बता दी। सुनील की समाज में काफी इज्जत ही नहीं बल्कि रुतबा भी था, इसलिए उसने भी बहन मधु को समझाने की कोशिश की। पर मधु तो ऋषि खोसला की दीवानी हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी की खातिर पति और भाई की इज्जत को धूमिल करने में हिचक महसूस नहीं की। वह बराबर ऋषि से मिलती रही। अपनी बहन मधु पर जब सुनील का कोई वश नहीं चला तो वह तैश में आ गया। उसने न केवल ऋषि को धमकाया बल्कि उसकी पत्नी को भी चेतावनी दी कि वह पति को समझा दे या फिर अपनी मांग का सिंदूर पोंछ ले। मधु और मिक्की के बीच विवाद बढ़ता गया तो मधु ने कश्मीरी गली वाला मिक्की का फ्लैट हड़प कर उसमें रहना शुरू कर दिया। वह उसी फ्लैट में रहकर कारोबार संभालती रही। समय का चक्र नया मोड़ ले आया। एक ऐसा मोड़ जहां शेर की तरह जीवन जीने वाले व्यक्ति को भी भीगी बिल्ली की तरह रहना पड़ रहा था। मिक्की बख्शी नाम के जिस शख्स का नाम सुनकर अच्छे अच्छे तुरम खान डर के मारे पानी मांगने लगते थे, वे खुद को एकदम लाचार असहाय समझने लगा। मिक्की ने बीवी को क्या कुछ नहीं दिया था। उसने अपनी आधी से अधिक दौलत उसके नाम कर दी थी। अपने सैकड़ों समर्थकों व चेलों को उसके निर्देशों का गुलाम बना दिया था। वहीं बीवी अब निरंकुश हो गई थी। मिक्की ने दोहरी पहचान के साथ इज्जत का महल खड़ा किया था। एक तरफ अपराध क्षेत्र के भाई लोग उसकी चरण वंदना करते थे तो वहीं नामचीन व रुतबेदार लोगों के बीच भी उसका उठना बैठना था। बन गई योजना। जब मधु ने ऋषि खोसला का साथ नहीं छोड़ा तो अंत में मिक्की और सुनील ने फैसला कर लिया कि ऋषि को ठिकाने लगाना ठीक रहेगा। मिक्की जब जेल में बंद था तो उसकी जान पहचान गिरीश दासवार नाम के 32 वर्षीय बदमाश से हो गई थी। मिक्की ने ऋषि खोसला को निपटाने के लिए गिरीश से बात की। इसके बदले में मिक्की ने उसे अपने एक धंधे में पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। गिरीश इसके लिए तैयार हो गया। सौदा पक्का हो जाने के बाद गिरीश ने ऋषि खोसला की हत्या करने के संबंध में अपने शागिर्दों राहुल उर्फ बबन राजू कलमकर निवासी जीजा माता नगर, कुणाल उर्फ चायना सुरेश हिमणे निवासी भीड़गांव, आरिफ इनायत खान निवासी खरबी नंदनवन और अजीज अहमद उर्फ पांग्या अनीस अहमद निवासी हसनाबाग से बात की। ये सभी गिरीश का साथ देने को तैयार हो गए। इसके बाद ये सभी ऋषि खोसला की रेकी करने लगे। 20 अगस्त 2019 को उन्हें यहाँ मौका मिल गया। तब उन्होंने गोंडवाना चौक पर उसकी फरसे से प्रहार कर हत्या कर दी। मिक्की बख्शी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने गिरीश दासवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उसने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। चूंकि इन दोनों से और पूछताछ करनी थी, इसलिए मिक्की व गिरीश को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी SD मेहता की अदालत में पेश कर 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड मांगा। बचाव पक्ष के वकील प्रकाश नायडू ने पुलिस रिमांड का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोनों को 25 अगस्त तक का पुलिस रिमांड दे दिया। घटना के 3 दिन बाद अन्य आरोपियों राहुल उर्फ बबन राजू कलमकर, कुणाल उर्फ चायना सुरेश हिमणे, आरिफ इनायत खान और अजीज अहमद उर्फ पांग्या अनीस अहमद को भी बाड़ी क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल की इमारत की छत से गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों पर हत्या, डकैती, सेंधमारी, अपहरण व मारपीट सहित अन्य मामले दर्ज थे। हत्याकांड को अंजाम देने वाले गिरीश दासवार पर हत्या के 4 मामले दर्ज थे। सन 2011 में गिरीश दासवार ने अपने दोस्त जगदीश के साथ मिलकर दिनेश बुकावार नामक चर्चित प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दिनेश के शव को उसने अपने घर में ड्रम के अंदर छिपा कर रखा था। आरोपियों में कुछ ओला कैब चलाते हैं। DCP विनीता साहू के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम में ACP
पीआई महेश बंसोडे, अमोल देशमुख के अलावा विनोद तिवारी, सुशांत सालुंखे, सुधीर मडावी, संदीप पांडे, बालवीर मानमोडे शामिल थे। पुलिस ने सभी अभियुक्तों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। रघुनाथ सिंह लोधी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार आपके लॉन्च किए गए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल से एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना प्रॉप